तो इस वीडियो में हम लोग जनरली अभी क्या देखने वाले हैं कि अपन कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको कैसे सेस्मिक रेजिस्टेंस अपन को बनाना है, ठीक है ना। हाउ वी आर गोइंग टू मेक दैट स्ट्रक्चर सेस्मिक रेजिस्टेंट, क्योंकि तुम जानते ही हो अर्थक्वेक जो जोन्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अपन इंडिया में भी इवन बहुत ज्यादा है। तो और ये बहुत अच्छा स्कोप है एक सिविल इंजीनियर के लिए अपना करियर बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेस्मिक रीजन में बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी प्लानिंग चाहिए अभी भी, ठीक है। बहुत से अच्छे अच्छे इसमें टॉपिक्स आए, ब्रेसिंग्स करना जैसे डैम्पर्स वगैरह, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आए और उनमें भी बहुत इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए स्टार्टिंग है और तुमने शायद विंड एंड सेस्मिक एनालिसिस में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा लॉजिक कैसे यहाँ यूज होगा वो मैं समझाऊंगा तुमको, ठीक है। तो हम देखो जनरली आज हो सकता है कि अपन ईटेप पे जाए ही नहीं, ठीक है, इस वीडियो में हो सकता है, पर हो सकता है जाए भी ठीक है, डिपेंड्स की कितना टाइम लगता है इसमें अपन को। सो लेट्स सी स्टार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स होता क्या है, ठीक है ना, अपन वो देखेंगे। सो आई स्टार्ट विथ दी अपन इसमें जो पूरी स्लाइड्स में चार पांच चीजें पढ़ेंगे। वाटर सेस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग क्या होती है, अर्थक्वेक क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी कैसे अपन लाते हैं, सेस्मिक रेजिस्टेंस टेक्निक्स क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो seismic resistance buildings क्या होती है, these are the buildings that designed to resist the earthquake wave। सिंपल सी बात है, जब earthquake की कोई वेव आती है तो उस वेव को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं जो उस वेव्स की एनर्जी को कंपनसेट कर सके। है तो एक तरीके की एनर्जी वो, तो उसको कंपनसेट करना, वो बिल्डिंग्स तक नहीं आ पाए या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स तक नहीं आ पाए, ठीक है। जैसे इसमें इन लोगों ने केबल्स का पूरा एक पूरा जंजाल लगा रखा जो उस वेव्स की एनर्जी को क्या करता है, कंपनसेट करता है, बट इट डजंट लुक गुड, ठीक है। इसके अलावा दूसरे और हमारे पास आउटपुट है, जो दूसरे और अल्टरनेटिव्स है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो बिल्डिंग जो कि अर्थक्वेक वेव्स को रेजिस्ट करेगी, इट विल बी सेस्मिक रेजिस्टेंस वेव, ठीक है। जैसे हमारे उदयपुर में हमको भी सेस्मिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2 मंजिला आपका खुद का घर बना रहे हो या 3 मंजिला बना रहे हो, तो क्योंकि अपन जोन भी सेकंड में आते हैं, वी डोंट नीड कि भाई अपना ज्यादा मेटेरियल खर्च हो उस पर, ठीक है। पर जहां जरूरत है वहां करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अर्थक्वेक क्या होता है। सबको पता है अर्थक्वेक क्या होता है, इट इज द शेकिंग ऑफ ग्राउंड ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट जब हिलता है तो वी गेट एनर्जी और हमारी बिल्डिंग क्या होती है, स्टार्ट गेटिंग मूव, ठीक है। और क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल है तो इट इज गोइंग टू ब्रेक, है ना। अब अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसकी वजह से होता है। तो इन्होंने बता रखा है कि 95% जो होता है वो अराउंड टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है, वरना वॉल्केनिक इरप्शन या रॉक फॉल या लैंडस्लाइड एक्सप्लोजन की वजह से होता है। दैट विल बी 5%। एक छोटा सा वीडियो यू कैन सी कि ये कैसे ऊपर नीचे हो रहा है हमारा, ठीक है ना। सो यू कैन सी कि मैं इसको एक बार म्यूट कर लेता हूँ, ठीक है ना। कैसे प्लेट्स मूव करती है और इनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है, एंड दैट एनर्जी इज द कॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक। और वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ मैग्नीट्यूड कैसे काउंट करता है earthquake का, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे होता है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अर्थक्वेक, कितनी एनर्जी। और रिक्टर स्केल हमारा सबसे मेन रहता है अर्थक्वेक का, ठीक है ना। हम रिक्टर स्केल को यूज करते हैं टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, है ना। ये स्केल्स कुछ बता रखेंगे, जैसे 0.1 मैग्नीट्यूड का अगर रिक्टर स्केल है, दैट मींस ग्राउंड मोशन इज 1.3 टाइम्स, जो नेचुरल था उससे 1.3 टाइम्स वो मूव हुआ है, ठीक है। और एनर्जी जो चेंज हो रहा है वो अराउंड 1.4 टाइम्स हो रहा है। और अगर तुम 0.1 से उछल के सीधा 1 पे देखोगे, लेट्स से मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाता है, तो इट इज अराउंड 10 टाइम्स ग्राउंड ग्राउंड मोशन क्या हो रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। और एनर्जी चेंज कितना हो रहा है, अबाउट 32 टाइम्स, ठीक है ना, 32 गुना बढ़ रहा है। तो ये रिक्टर स्केल में मतलब मैग्नीट्यूड में अगर आप 0.1 से भी 1 पे जाओगे तो इट इज अराउंड एनर्जी जा रही है आपकी 32 टाइम्स और 10 गुना आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्केल इज क्वाइट बिग ना, यू कैन से। नाउ इसका एक फार्मूला होता है, वैसे आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप देख सकते हो कि रिक्टर स्केल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। रिक्टर लोकल मैग्नीट्यूड वैल्यू दैट इज एमएल इज गिवन बाय log base 10 कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट सिस्मिक वेव। एम्पलीट्यूड आप समझ सकते हो, इट इज द मैक्सिमम यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। वेव कैसी होती है, एक साइन वेव आपने देखी होगी, कॉस वेव साइन वेव देखते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, क्रेस्ट जो होता है वो, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट सिस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड ए नॉट जो आपका है वो स्मॉलेस्ट सेस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड है, और डेल्टा जो है वो एपिसेंटर डिस्टेंस है। एपिसेंटर समझते हो, जहां से अर्थक्वेक बनता है मेन, ठीक है ना, दैट विल बी द एपिसेंटर। तो वहां से आप एक रिक्टर स्केल निकाल सकते हो, ठीक है। इन्होंने कुछ वैल्यूज दे रखी है, डिफरेंट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल। अगर लेस देन 2 है मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे तो इट इज क्वाइट माइनर, दैट इज इट नॉट फेल्ड बाय पीपल, रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे, बट 2 से 6 होगा, इट विल बी क्वाइट मॉडरेट, इट विल कॉज डैमेज टू द पोअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। 6 से 8 है तो मोस्ट बिल्डिंग्स पार्शियली और कंप्लीटली कोलैप्स, ठीक है, मेजर होता है। और 8 से 10 तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। ना सॉरी,
विल सी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अपन क्या करते हैं, इंटेंसिटी अभी अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, हम इंटेंसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट नियर द एपिसेंटर, एपिसेंटर के पास में सबसे ज्यादा होगी, एंड इट विल बी क्वाइट लेस अवे फ्रॉम, ठीक है ना। और ग्राउंड की शेकिंग को मेजर करती है इंटेंसिटी। नाउ हम लोग क्या करने वाले, हाउ टू मेक अ बिल्डिंग सिस्मिक रेजिस्टेंस। हम हमारी बिल्डिंग जो अभी अपन ने बनाई है पिछले इतने सारे लेक्चर्स में 23 स्टोरीज को, उसको अपन कैसे बनाएंगे। तो इट मस्ट हैव टू बी बाय डिजाइनिंग, एंड इट मस्ट हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्गर और मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर डैम्पर्स लगा रहे हो, रोलर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन रोलर्स लगा रहे हो, ऐसा कुछ है ना, इट मस्ट हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्गर। अगर आप ज्यादा अच्छा कंक्रीट यूज कर रहे हो, स्टील यूज कर रहे हो, तो ऐसा, ठीक है। नाउ हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, उसमें फर्स्ट टेक्निक आती है दैट इज मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स। आप क्या करोगे, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स बनाओगे। वो मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स ज्यादा हाई स्टोरीज के लिए नहीं होती, बट थोड़े मीडियम राइज स्टोरीज के लिए होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स एंड कॉलम यूज करते हैं, दैट इज बीम्स रिजिडली कनेक्टेड टू कॉलम। जो बीम होगी वो रिजिडली पूरी की पूरी कॉलम से कनेक्ट होगी, और ऐसा पूरे स्ट्रक्चर में होगा, हर एक बीम हर एक कॉलम एक दूसरे से रिजिडली कनेक्ट होगा, फिक्स होगा अच्छे से, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन लोग मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, ठीक है ना। वो पूरी तरीके से मोमेंट रेजिस्ट करेगा, मतलब अगर बीम बैंड होगी तो उसके साथ कॉलम भी शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उस फोर्स के लिए, ठीक है। तो हम उसको मोमेंट रेजिस्टिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। एक ब्रेस्ड फ्रेम्स होता है, आप लोगों ने ब्रेस्ड फ्रेम देखा होगा, ठीक है। हम ब्रेसिंग बनाते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, तो दो कॉलम है, उनके बीच में ब्रेसेस है। दांत में अपन ब्रेसेस कराते हैं ना, टीथ में, वो सेम वैसा ही है, ठीक है ना। तो वो वहां पे वो चेन को पकड़ के रखता है, दांत को अंदर दबा के रखता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, पूरे कॉलम्स को शिफ्ट होने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ डायगोनल स्टील सेक्शंस, डायगोनली स्टील सेक्शंस होंगे, एंड प्राइमरी डिजाइन्स टू रेजिस्ट विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस। Eccentric type of bracing is commonly used in seismic regions, ठीक है ना, अपन seismic regions में अपन यूज करते हैं। Now वी हैव द शेयर वॉल्स। शेयर वॉल्स अभी बहुत अच्छा है, ठीक है, टॉपिक आप लोग पढ़ना, मैं इसमें शेयर वॉल डिजाइनिंग भी पढ़ाऊंगा। तो ऐसे हम शेयर वॉल्स बनाते हैं, पूरी की पूरी एक वॉल होगी, ठीक है, आरसीसी की या मेशनरी की भी हो सकती है, बट इट मस्ट हैव टू बी क्वाइट थिक, तो हम आरसीसी यूज करते हैं वहां पे। तो पूरी की पूरी आपकी आरसीसी की हो सकती है बड़ी, जैसे यहाँ पे एक प्लान बता रखा है इन्होंने और यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। तो वर्टिकल एलिमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम जनरली यूज्ड इन हाई राइज बिल्डिंग वेयर seismic and wind forces are high, जहाँ पे wind forces हाई होते हैं। फिर एक डैम्पर्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस होती है, दीज आर यूज्ड टू डिसिपेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेismic wave penetrating into the building। ये मूव करते हैं बिल्डिंग के साथ में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत हद तक जो लेटरल एनर्जी होती है वो ये कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है। और स्काई स्क्रेपर और टॉल बिल्डिंग्स में हम लोग डैम्पर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज वैसे के वैसे ट्यून मास डैम्पर भी होते हैं, ये थोड़ा कम ही यूज होते हैं। एक विस्कस डैम्पर्स होते हैं, ठीक है, या उसके अंदर हमारे हाइड्रोलिक डिवाइसेस आती है, आप हाइड्रोलिक डिवाइसेस देख सकते हो। इसके बारे में शायद आपने कभी देखा होगा, अगर लेट से ये ऊपर वाली बीम अगर मूव होती है तो ये जो पिस्टन्स है ये अंदर बाहर मूव होंगे, ठीक है ना, एंड इट विल रिड्यूस दी शेकिंग ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपने आप को कंपनसेट करेंगे, एनर्जी जो भी काइनेटिक एनर्जी अपने इसके अंदर कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। और दीज आर नोन एज हाइड्रोलिक डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन डैम्पर्स आते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन डैम्पर्स कैसे होते हैं मैं इसको प्ले करके आपको एक बार बताता हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा, ट्राई टू सी, ठीक है ना। ये इलास्टिकली मूव बिल्डिंग को मूव कराएंगे, ठीक है। ये इस तरीके के फ्रिक्शन डैम्पर्स होते हैं, ठीक है। आगे पीछे ये लोग मूव करेंगे और पूरा ब्रेसिंग इनके साथ साथ मूव होगा, पर बिल्डिंग को क्या करेगा, मूव नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके बेस आइसोलेशन। बेस आइसोलेशन एक रबर का एक तरीके से तुम कह सकते हो कि पूरा का पूरा नीचे ऑब्जेक्ट होता है गोल, जो कि पूरा आपका शेकिंग को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, फोर्सेस को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है ना। और अगर आप इसको छोटी तरीके से देखना चाहोगे तो ये ऐसा होता है, ठीक है, मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ रबर विद थिन स्टील प्लेट्स बिटवीन देम एंड थिक प्लेट, ठीक है। ये हमारा मेनली रबर का होता है। ये हमारी बियरिंग्स होती है, दैट इज फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग्स कहते हैं। जैसे बीच में एक बियरिंग होती है और उसके ऊपर दूसरी एक प्लेट होती है, जैसे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो, दो प्लेट्स के बीच में ये जो नीचे सिल्वर लाइन है, इसके अंदर हमारी एक छोटी सी फ्रिक्शन पेंडुलम बॉल होती है। तो ये प्लेट ऐसे एक दूसरे पे मूव हो सकती है और ये बॉल अंदर उनके बीच में रहती है, ठीक है ना। ये ज्यादातर हमारे इधर यूज होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन पेंडुलम bearing। तो हॉरिजॉन्टल स्टील प्लेट होती है दैट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर शेप, एंड और ये हमारे पास एक स्लाइडर की वजह से ये बॉल होती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। सो दीज आर दी मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये सिस्मिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। मैं तुमको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ कि हमारे पास मेथड्स कैसे है सर, हम कैसे कैसे हम लोग सिस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हमको क्या करना है ई टैब में, वो वाली बात है ना। हम ये सब बनाने से तो रहे, है ना। तो मेथड्स ऑफ सिस्मिक एनालिसिस, ठीक है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं उसमें। तो हम लोग क्या करने वाले हम देख लेते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में या इस पीपीटी में अपन ये देखेंगे कि सिस्मिक एनालिसिस क्या क्या है और उसके टाइप क्या क्या है, ठीक है ना। हम लोगों को एनालिसिस करना है फिर डिजाइन करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सिस्मिक एनालिसिस में, हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा रिस्पॉन्स करेगा
उस अर्थक्वेक पे, जो भी हमारे पास आने वाला है, जिस भी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने वाला है, हम और ये डिपेंड करेगा कि आपकी बिल्डिंग कौन से जोन में है, आपने कैसा उसको इंपॉर्टेंस फैक्टर दे रखा है ना, वो कितनी हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इट कैलकुलेट द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर टू द अर्थक्वेक। इस एनालिसिस में हम लोग मेनली ये करते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ठीक है ना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपसे बहुत सारे जने पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने जो सेस्मिक एनालिसिस करी वो कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेस्मिक एनालिसिस दो तरीके की होती है, स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस। जो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें मेरा पेपर दिखाया था, जिसमें मैंने स्टोरी ड्रिफ्ट बताया था अर्थक्वेक से, तो मेरा स्टैटिक एनालिसिस था, ठीक है। और एक होता है डायनेमिक एनालिसिस। नो डाउट डायनेमिक एनालिसिस थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होगा और ज्यादा थोड़ा रियल लाइफ से मिलता जुलता होगा, पर इसकी वैल्यूज को एक तरीके से ऑब्जर्व करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। पर ईटैप बहुत आसानी से ये कर लेता है, ठीक है। तो वी हैव द स्टैटिक एनालिसिस, और स्टैटिक एनालिसिस के अंदर भी हमारे पास दो हैं, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस एंड नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस। फिर डायनामिक में भी सेम, लीनियर डायनामिक एंड नॉन लीनियर। इसमें अपन सारे करेंगे ईटैप में लगभग, ठीक है ना। लीनियर स्टैटिक तो बहुत सिंपल है, फिर मैं लीनियर एंड नॉन लीनियर में इसमें आएगा आपका रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड लीनियर डायनामिक में, एंड नॉन लीनियर में आएगा आपका टाइम हिस्ट्री मेथड, जो मैं दोनों करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कभी भी कोई पूछे तो ध्यान रखना कि स्टैटिक डायनामिक क्या होता है, ठीक है। और अपन एक एक करके पढ़ेंगे तो उनको भूलना मत, ठीक है। नाउ सबसे फर्स्ट अपन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस को देखते हैं। लीनियर स्टैटिक, लीनियर था उसमें भी एक स्टैटिक था, सॉरी स्टैटिक था उसमें एक लीनियर है, जो अपन लीनियर देखते हैं। लीनियर को अपन लोग इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डिजाइन बेस शेयर कैलकुलेट करते हैं, डिजाइन बेस शेयर कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, वो IS 1893 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं भी शेयर करूंगा, तुमको आगे बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है ऑल दैट। एंड देन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। उस बेस शेयर को हम थ्रू आउट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड वी विल सी कि वो कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज योर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, ठीक है। नाउ इफ आई गो into the non-linear static analysis, static में ही एक नॉन लीनियर आता है, उसको हम पुश ओवर एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पुश ओवर। ये क्या बताता है, ये बताता है टोटल सेस्मिक फोर्स अगेंस्ट डिफ्लेक्शन, ठीक है, हमारा पर डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है उस बेस शेयर की वजह से या उस सेस्मिक फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो अब ये ग्राफ बनाता है टॉप डिस्प्लेसमेंट और बेस शेयर के बीच में, इट इज नोन एज द कैपेसिटी कर्व। तो ये कर्व बताएगा हमको नॉन लीनियर में, ठीक है। देन वी गो टू, अब हमारे स्टैटिक में लीनियर नॉन लीनियर दोनों हो गए, ठीक है। तो हम जाएंगे आप लोग डायनामिक पे। तो डायनामिक में लीनियर, लीनियर डायनामिक को हम बोलते हैं दैट इज रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। ये बिल्डिंग का रेस्पॉन्स देखता है, ठीक है ना, बाय मेजरिंग द नेचुरल मोड ऑफ वाइब्रेशन। वो कैसे वाइब्रेट कर रही है बिल्डिंग, डिपेंडिंग ऑन दैट सेस्मिक रेस्पॉन्स, को कितना रेस्पॉन्स दे रही है। तो इसके लिए भी हम अपना IS 1893 यूज करेंगे, उसमें इसके बहुत सारी फॉर्मूले हैं, वो अपन देखेंगे, ठीक है। कोड यूज आने वाला है बहुत हद तक, ठीक है ना, कोड के बिना आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। तो इट इज नोन एज रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। डायनेमिक में जो नॉन लीनियर आता है उसे हम टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन रिकॉर्ड। ग्राउंड मोशन जो हो रहा है उसके साथ में हमारी बिल्डिंग कितना वेरी करेगी। तो ये सबसे थोड़ा एकदम नॉन लीनियर होगा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, और इट विल नॉट बी टोटली रिलेटेड टू द ग्राउंड मोशन, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो, ठीक है। so it can be different in different cases। तो ये नॉन लीनियर हमारा ट्राइमेस्टर, ये भी मैं करवाऊंगा तुमको, ठीक है। एंड दिस इज इट, ये चार हमारे मेथड है, ठीक है। फर्स्ट था हमारा स्टैटिक, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। फिर हमारा पुश ओवर एनालिसिस है, फिर रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है, और फिर टाइम हिस्ट्री है। पुश ओवर होगा तो मैं शायद स्किप करूंगा, बाकी मैं सब करवा दूंगा तुमको लगभग, ठीक है। और पुश ओवर भी होगा तो विल सी, क्योंकि मैं थोड़ा चारों लेक्चर्स बच जाए इसलिए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट कि क्या क्या मेथड्स है। तो स्टार्टिंग नो डाउट हम लोग इक्विवेलेंट मेथड से ही करेंगे, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और फिलोसॉफी शेयर कर लेता हूँ, दैट इज कैसे आपको कोड यूज करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। वेट फॉर अ सेकंड। नाउ दिस कम दी फिलोसॉफी ऑफ सेस्मिक टेक्निकल टर्म्स, जो अपन लोग अभी करने वाले हैं, दैट इज जो मेनली हमारा पहला ईटैब रहेगा, दैट इज इसको नॉन लीनियर में हम लोग स्टैटिक जो करेंगे वो, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, मेनली वी आर हैविंग ए डिजाइन फिलोसॉफी, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है अंडर माइनर शेकिंग अगर होती है तो क्या होता है, मेन लोड जो कैरिंग मेंबर्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, पर दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से रिपेरेबल डैमेज उनको मिल जाता है। पर अगर मॉडरेट शेकिंग होती है तो मेन लोड कैरिंग मेंबर्स जो होते हैं उनको दैट में सस्टेन रिपेयरिंग डैमेज, और अदर पार्ट में भी रिप्लेस आफ्टर डैमेज, जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको आपको पूरा रिप्लेस करना पड़े। और अंडर मेजर में क्या होता है, जो मेन लोड कैरिंग मेंबर्स है वो खुद
irreparable damages सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर कि हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना, ठीक है। नाउ इसमें सबसे मेन चीज जो मैंने भी आपको बताया था कि हम बेस शेयर कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वाले में, दैट इज लीनियर में, स्टैटिक में, ठीक है। इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड था जिसमें मैंने कहा था कि अपन बेस शेयर कैलकुलेट करके वे डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ओवर द स्ट्रक्चर। वो कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, सॉरी, एंड इट कैन बी फाउंड फ्रॉम द क्लॉज 7.5.3 फ्रॉम आईएस कोड 1893। देखो क्लॉज चेंज हो सकता है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कोड अभी नया भी आया है 1893 आपका, दैट इज 2015 आ गया, ठीक है, 2016 आ गया, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें और इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब आगे पीछे ही होगा, कोई ज्यादा दूर नहीं होगा, ठीक है। मैं आपके साथ कोड शेयर कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। I'll go to, ठीक है, दिस इज आवर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है ना, क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर 1893 पार्ट 1, ठीक है। इफ यू गो अलोंग दिस थिंग, है ना, तो तुम्हारे पास अलग अलग क्लॉज क्लॉज आएंगे सारे, और इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये एक एज का कैलकुलेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन है, ठीक है। ये भी अपन देखेंगे, इसमें सारी चीजें कैसे आ रही है, जेड ए बी सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। ये कोड बहुत जरूरी है अगर आप लोग सीस्मिक डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हो तो, ठीक है ना। सो विल मूव ऑन टू दैट आवर वीडियो अगेन, ठीक है। तो इट इज सेइंग वीबी इज इक्वल टू ए एच टी ए इनटू डब्ल्यू, ठीक है। ये वीबी जो होता है वो बेस शेयर होता है, एएचटीए को बोलते हैं डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सक्लेशन स्पेक्ट्रम। ये अभी जो जस्ट मैंने पीछे तुमको फॉर्मूला दिखाया है ना, ये वही फॉर्मूला है, मतलब ये इसका फॉर्मूला है एएसटी का, ठीक है। ये जहाँ पे जूम इट, ये, ठीक है, दिस टोटल फॉर्मूला इज डिजाइन सेस्मिक कोएफिशिएंट अपन इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो z होता है इट इज योर सेस्मिक जोन, जैसे हमारा अगर उदयपुर की बात करें तो सेकंड सेस्मिक जोन है, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं वो। ऐसे बाय जी जो होता है इट इज द डिजाइन एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये भी मैं निकालना बताऊंगा अपन कैसे कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है ना। आर इज द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम रिडक्शन फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मोमेंट असिस्टिंग बिल्डिंग है कि कैसे बिल्डिंग है, ठीक है ना। और आई इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे निकालते हैं, तो हैंग ऑन, मैं धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। सो वीबी इज इक्वल टू एएसटी इनटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द सिस्मिक वेट, पूरी बिल्डिंग का कितना वेट है, और ये भी आईएस 1893 में बता रखा है, ठीक है, कि कितना वेट आपको लेना है, क्योंकि पूरा टोटल वेट तो काउंट करने जाओगे नहीं, ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आपको इस क्लॉज में मिल सकता है एंड ऑल दैट। क्लॉज लगभग आपको सारी चीजें आसपास ही मिलेगी, यू नीड नॉट टू गो हियर एंड देयर, ठीक है। जेड होता है अपना सिस्मिक जोन फैक्टर, ठीक है ना। ये अपनी कौन सी टेबल से निकलेगा, आप जो भी 1893 लेते हो, अगर 2016 वाला लेते हो तो आपको ये जस्ट स्टार्टिंग के पेजेस में ही मिल जाएगा। आई विल शो यू, ये रहा, ठीक है। जैसे ये पेज नंबर 11 पे है और पुराने वाले पे शायद पेज नंबर 5 पे ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जैसे मैप ऑफ इंडिया, आप इसमें जो भी सिटी पकड़नी है पकड़ सकते हैं। जैसे लाइट से मैं उदयपुर ले लेता हूँ, यहाँ पे उदयपुर ब्लू जोन के अंदर है, मैं ब्लू में आऊंगा तो वी आर इन दी जोन सेकंड, ठीक है। तो और अगर आपको कोई दूसरा लेना है, जैसे बैंगलोर लेना है, ठीक है, या मुंबई लेना है, तो यू कैन से कि वो जोन थर्ड में एंड ऑल दैट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ जेड, तो आप उसमें से वैल्यू ऑफ जेड, और आपका ईटैब मांगेगा जेड की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये मैं वही वैल्यूज बता रहा हूँ जो मांगेंगे, ठीक है ना। तो ये z की वैल्यू, अभी हमारे पास जोन सेकंड आ गया, नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम दिस टेबल। ये जोन फैक्टर की टेबल होती है। अभी मेरे वाले कोड में कहाँ पे है, अपने वाला जो कोड है उसके अंदर इफ यू गो डाउन, ठीक है, जूम आउट, ठीक है, इफ इन गो डाउन टू दी दिस, सॉरी ये तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम आ गया, एक सेकंड पीछे रह गया हूँ, ये रहा, थोड़ा आगे चला गया था मैं, ठीक है। दिस टेबल नंबर 3 सेस्मिक जोन फैक्टर, अगर आपका जोन सेकंड है तो आपको z की वैल्यू 0.10 लेनी है, अगर थर्ड है तो आपको 0.16 लेनी है एंड सो ऑन। तो ये याद रखना, इस टेबल पर हमको आना पड़ेगा जब अपन ईटैब में सेस्मिक डिजाइन कर रहे होंगे, दैट इज टेबल नंबर 3, ठीक है ना, फॉर z, ठीक है। देन ये z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, व्हेन विल हैव द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा फॉर सॉइल कंडीशन, दैट इज वो ऐसे बाय जो जी था वो निकलता है इस टेबल से, ठीक है ना। ये टेबल भी हमारा कोड के अंदर है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल यू आर हैविंग, ठीक है ना। आपके जो बिल्डिंग है वहाँ की सॉइल कैसी है, जैसे यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, कि अगर आपकी टाइप 1 होगी, अगर आपकी रॉक हार्ड सॉइल है, ठीक है, रॉकी या हार्ड सॉइल है तो सॉलिड हम लेंगे, मीडियम है तो हम टाइप सेकंड लिखते हैं उसमें, अगर सॉफ्ट है तो हम टाइप थर्ड लिखते हैं, ठीक है ना। वो टाइप पूछेगा उसमें आपका कौन सा टाइप है, तो यू कैन गेट द एसएजी वैल्यू फ्रॉम देयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज आर की वैल्यू, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ये तुम्हारा निकलेगा उस टेबल से जो अभी मैंने जस्ट आपको बताई थी, ठीक है। ये तो था हमारा जैसे फिगर नंबर टेबल फिगर नंबर 2 था, ठीक है। और आपको जब रेस्पॉन्स रिडक्शन लिखना होगा तो इट विल बी इन द पेज नंबर 10,
दैट इज पेज नंबर 20 टेबल नंबर 9, ठीक है। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आर फॉर द बिल्डिंग, ये भी ईटैब आपसे मांगेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जब अपन उस फार्मूले में डालेंगे, विल गेट द बेस शेयर, और ईटैब क्या करेगा, खुद ब खुद बेस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड देन इट विल प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई कैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको बस ये जो सारी वैल्यूज है ऐसे बाय जी जो कि सॉइल की थी, वो आर यहाँ से हम ले रहे हैं, जेड हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो वेट है वो मैं बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका जैसे आरसी बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है तो आपको 3 लेना है, जो कि हमारा है अभी, ठीक है। स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग है, अगर रिजिडली सब फिक्स है तो 5 होगा, ऐसे सारी चीजों के लिए ब्रेसिंग सिस्टम है तो 4 है, ठीक है ना। इन सब के लिए आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये अभी अपना नॉन लीनियर में, सॉरी अपना स्टैटिक में लीनियर ही चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये सबसे सिंपल है और तुम्हें स्टार्ट वहीं से करा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। Now, these are having the period of vibration, that is TA. TA निकालना होता है, TA कैसा होता है, depends on the height of building we are having, ठीक है ना। TA is equal to 0.075 and all that. फिर आता हमारा वेट। वेट कैसे निकालना है, जस्ट अभी यहाँ पे अपन ने देखा था, इसके जस्ट पास में ही है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इम्पोज्ड लोड टू बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सिस्मिक वेट। आप जो भी इम्पोज्ड लोड ले रहे हो उसका कितना परसेंटेज आपको इंक्लूड करना है सिस्मिक वेट के अंदर। तो अप टू एंड इंक्लूडिंग अगर आपका 3 तक है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो उसका आपका 25% लेना है, और अबव 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आपका इम्पोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो आपको उसको 50% लेना है, ठीक है ना। ये कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। वैसे ईटैब ये खुद ब खुद ही ले लेता है जब हम IS 1893 करते हैं ना तब, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेसिक पता हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट इज द स्टैटिक लीनियर एनालिसिस, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से Z हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज हमारा जोन से। ऐसे बाय जी की वैल्यू सॉइल के टाइप से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आर रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर हो गया, टी टाइम वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। आई था इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, शेयर पीडीएफ, ठीक है। बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंस फैक्टर है जो इन लोगों ने डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। ये होगा आपका यहाँ पे टेबल नंबर 8 पे, ठीक है। सब आसपास ही, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सर्विस और कम्युनिटी बिल्डिंग अगर ऐसे वैसे कोई है तो अपन 1.5 देते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट होगा उसको 1.5 देते हैं। ऑल अदर बिल्डिंग्स होते हैं उसको 1 देते हैं। जैसे अभी अपन मान के चलते अपनी लेट्स से रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ऐसा कुछ है, तो या तो अपन 1 ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ 1.2 है तो 1.2 ले सकते हैं, ठीक है ना। विद ऑक्यूपेंसी मोर देन 200%, जैसे हमारे वाले में 200% हो सकता है तो विल टेक 1.2, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ आई। तो इन सबसे कैलकुलेट करके वो सॉफ्टवेयर AHTA कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। AHTA जो हमारा है उसको हम लोग यहाँ रखेंगे, और वेट भी वो हमारी बिल्डिंग के अनुसार कैलकुलेट करके शेयर फोर्स खुद ले लेगा और खुद ब खुद ही शेयर फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एंड व्हेन इट डिस्ट्रीब्यूट देन इट विल प्लॉट दैट रेस्पॉन्स ऑफ द बिल्डिंग कि वो कितना y में x में मूव करेगी ऑल दैट, ठीक है। छोटी बिल्डिंग्स के लिए बहुत काम आएगा। अगर तुम लोग जब भी छोटे स्ट्रक्चर पे काम करो तो स्टैटिक में लीनियर एनालिसिस करना, दैट इज इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, जो कि बहुत इजी रहेगा, ठीक है। अब मैंने कहा था आज तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, टाइम भी नहीं बचा है, तो अपन कल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंड विल सी कि भाई कैसे वैल्यू लेनी है, कैसे सेस्मिक को डिफाइन करना है, कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है ना। होगा तो सेस्मिक कल मैं ये भी करवा दूंगा, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी और टाइम हिस्ट्री भी, ताकि अपना एक दिन में सब कुछ हो जाए। आई विल ट्राई टू डू इट, ठीक है ना। आज एक बार इसको आप देख लेना, ये फॉर्मूला वगैरह, कोड पे एक बार नजर डाल देना, सो दैट कि कल की क्लास में आप लोग प्रिपेयर हो, ठीक है।